हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी की। जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी संकट में भी है। और वो किस कारण है? तो राइन नदी का जो जल स्तर है वो नीचे आ गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी नदी के जल स्तर से क्या अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है? तो बिल्कुल जुड़ी होती है। इस चीज को आज समझेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें कि जर्मनी से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है राइन। इसको जर्मनी में राइन भी कहा जाता है। इसके अलग अलग वर्ड आपको मिलेंगे, कहीं राइन लिखा जाता है, कहीं राइन इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन है राइन नदी ही। अब देखा जाए तो भाई नदियों से अर्थव्यवस्था का क्या जुड़ाव होता है या किस तरीके से जुड़ी हुई है, इस चीज को समझते हैं। देखा जाए तो आपका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसमें अलग अलग वर्ग, जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो प्राथमिक वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का काफी बड़ा रोल होता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर जिसको क्या कहा जाता है? जो कि आपका तृतीयक वर्ग होता है। अब इस तृतीयक वर्ग के अंदर कुछ चीजें आती हैं और इसी में एक चीज आती है जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। तो देखा जाए तो आपके सारे परिवहन होते हैं, जैसे जल परिवहन भी होता है, वायु परिवहन भी होता है, रेल परिवहन भी होता है, सड़क परिवहन भी होता है। ये सारे तो परिवहन आपने सुने हुए हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई इनमें सबसे सस्ता कौन सा होता है, सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है, मतलब सारे परिवहन, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे आप वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें या रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो याद रखेंगे कि सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है। तो सबसे सस्ता या सबसे चीपेस्ट कौन सा है? तो वो होता है जल परिवहन। तो जल परिवहन को बताया गया कि भाई ये सबसे सस्ता होता है, ये सबसे चीपेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है? तो जल परिवहन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारा इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है नदियों के थ्रू। नदियों के थ्रू या आपका समुद्र के थ्रू बहुत सारी चीजें ये व्यापार करते हैं, समुद्री व्यापार जिसको कहा जाता है। ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ इनके यहाँ सड़कों के साथ साथ कैनल्स भी बनी हुई हैं, नहरें भी बनी हुई हैं, उन पर भी बहुत सारा जो है इनका व्यापार टिका हुआ है। अब इसी से जुड़ी हुई है राइन नदी। अगर हम राइन नदी को देखते हैं तो राइन नदी जो है अल्प्स पर्वत जो है वहां से निकलती है, और निकलने के बाद आप देखेंगे तो भाई स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है, आपका जर्मनी में भी आ जाती है, फ्रांस में भी आ जाती है, नीदरलैंड में भी आ जाती है, और ये आपका उत्तरी सागर नॉर्थ सी तक पहुंचती है। तो अब जर्मनी जो है इस नदी का इस्तेमाल किसके लिए करता है? इस नदी का इस्तेमाल कर रहा है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब अपने परिवहन के लिए। किन चीजों का परिवहन करते हैं? तो भाई अनाज का परिवहन कर रहे हैं वो। इसके अलावा तेल का परिवहन कर लेते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा अभी अभी आपने सुना हुआ है कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो रशिया से यूरोप बहुत सारी नेचुरल गैस खरीदता था, लेकिन युद्ध के कारण कई चीजों में बाधा आ रही है। तो उस चीज को देखते हुए जर्मनी ने अपने कई कोल प्लांट्स को भी स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने जो कोयले संयंत्र हैं उनको भी स्टार्ट कर लिया। जैसे इंडिया में भी आज अगर हम देखते हैं तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बोलबाला है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है। वहां पर बहुत बड़ा एक जो सोर्स है या स्रोत है वो है आपका नेचुरल गैस, और जो मिलता है रशिया से। लेकिन रूस से अभी जो युद्ध हो रहा है तो यूरोप ने एक तरीके से बॉयकॉट करके रखा हुआ है। तो कुछ चीजें वो उनमें गिरावट भी आई है कि वो जो है गैस नहीं ले पा रहे हैं। तो अपने जो कोयले के प्लांट्स थे उनको इन्होंने वापस एक्टिवेट किया है। अब कोयले को ले जाने के लिए भी इस नदी का जो है काफी प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो रिवर का इस्तेमाल है, जो नदी का इस्तेमाल है, वो क्या किया जाता है? परिवहन में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर आता है, परिवहन जो आता है, वो आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। टर्शरी सेक्टर का मतलब तृतीय वर्ग के अंदर। और तृतीय वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। मतलब किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था को उठाकर देखेंगे तो वहां टर्शरी जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जर्मनी के अंदर भी होगा। अब जर्मनी के अंदर जो राइन नदी है इसका जल स्तर कम होता जा रहा है। अब आप सोचेंगे सर जल स्तर से क्या दिक्कत है? पानी कमी तो हो रहा है, उस पर जहाज चला लीजिए, क्या दिक्कत है?
भाई जहाज जो चलता है, जो शिप चलता है, उसके पीछे भी एक साइंस काम करता है। उस साइंस को भी थोड़ा सा हम समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये इतने सारे देश से निकलता है और नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। मतलब ये जर्मनी को अगर किसी देश से कुछ चाहिए भी तो वो भी सी रूट से करेगा, तो या ये वाटर रूट से करेगा, मतलब जल जो मार्ग है उससे करेगा तो सबसे सस्ता पड़ेगा। जर्मनी के पास क्या होगा, रोड रूट भी है, इसके अलावा रेलवे रूट भी है, एयर रूट भी है। अब इसके थ्रू किसी कार्गो को लेकर जाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, तो इसलिए ये जो है नदी का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। अब देखिए ये यहां से पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड भी यहां पर आ रहा है, मैंने बताया ऑस्ट्रिया भी इसके बीच में आता है, इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ये एम्स्टर्डम जो है राजधानी है नीदरलैंड की। तो कई देशों से ये निकलती है पूरी राइन नदी। तो राइन नदी से जो है क्या होता है, तो जर्मन औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से स्विस अल्प्स से उत्तरी सागर तक बहते हुए जाती है, और राइन अनाज से लेकर रसायनों और कोयले तक के उत्पादों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। तो पूरी की पूरी चीजें ये लेकर जाती है राइन नदी। तो अगर हम बात करें राइन नदी शिपिंग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बताएंगे कि भाई इसके थ्रू जो है ग्रेन्स को भी लेके जाया जा रहा है, फूड ग्रेन को भी लेकर जाया जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके केमिकल्स भी इसी से पास होते हैं। इसके अलावा कोयले का मैंने आपको बताया कि भाई जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रुर। हमारा छोटा नागपुर पठार जो है इंडिया के अंदर, उसको कहा जाता है रुर ऑफ इंडिया। मतलब कि रुर एक क्षेत्र है जहां पर आपको कार्बोनिफेरस काल का जो है कोयला देखने मिलता है, जो बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटिव कोल कहा जाता है। तो जर्मनी की जो औद्योगिक क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा जो मिलता है, यहाँ खनिजों की जो उत्पादकता है काफी ज्यादा है। तो जर्मनी इसलिए काफी आगे रहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। वर्ल्ड वॉर के रीजंस में भी आप पढ़ेंगे तो जर्मनी के पास जो एक तरीके से संसाधनों की जो बहुत सारी अधिकता थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी कि जिसने यूरोप के अंदर अपने आप को एक बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण तौर पर जो है उभर कर दिखाया। तो वो भी एक कारण बताया जाता है। तो जर्मनी के पास इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो सबसे बड़ी बड़ी है। कोई भी आप बड़ी सी जो है ऑटोमोबाइल्स को उठाकर देखिए तो उनमें जर्मनी का ही नाम आएगा। चाहे ऑडी की बात कर लें, फरारी की बात कर लें, मर्सिडीज की बात कर लें, BMW, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सब जर्मनी की हैं। तो जर्मनी के लिए बहुत सारी चीजें, अनाज तो है, कोयला तो है, रसायन तो है, साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को भी ये जो है शिप्स के थ्रू भेजा करते हैं। लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है कि अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ते थे जिसको कहा जाता था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज साहब ने एक प्रिंसिपल बताया कि भाई जो जहाज होते हैं वो कैसे तैर पाते हैं पानी में। तो उन्होंने बताया था कि भाई जितना जहाज वजन लगाता है पानी पे, उतना ही पानी भी वजन लगाता है, और इस चीज को कहा जाता है बयोंसी। तो बयोंसी फोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासेस में कि अगर जैसे ये चीज इस पानी पर कैसे तैर पाती है, तो इसके पीछे बताया जाता है कि जब ये पानी के ऊपर आती है तो ये कुछ ना कुछ पानी को अलग करती है। मान लिया जाए कि ये इसका वजन है 10 किलो, तो इसके अंदर आने के बाद जो है मान लिया जाए कि ये आधा ही डूबा है, मतलब ये 7 किलो डूबा हुआ है। तो 7 किलो डूबने के बाद इसने अगर इतना डूबने के बाद अगर 7 किलो के बराबर ही जल को विस्थापित किया है, मतलब ये अंदर गया है और इसके अंदर जाने के बाद इस पर एक बल उल्टी दिशा में भी लगता है जिसको बायोंसी फोर्स कहा जाता है। आर्किमिडीज साहब ने कहा कि भाई ये जो चीज है जितनी पानी के अंदर जाएगी तो पानी के अंदर जाने के बाद कुछ पानी को अलग भी करेगी। जैसे हमने बोला कि ये अंदर गया तो इतना पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। तो अगर जितना वजन इसके अंदर डूबा हुआ है उसका वजन अगर इस जल के बराबर, जितना उसने विस्थापित किया था उस जल के बराबर हो जाए तो ये चीज तैरने लगती है। इसलिए बताया जाता है कि होता यह है कि अगर आप एक कील को पानी में फेंकेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन लोहे का जहाज जो है वो आपका क्या होता है, तैर जाता है। वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से ही कहा जाता है। तो देखा जाए तो अगर ये जहाज जा रहा है पानी के अंदर तो ये पानी को कुछ ना कुछ अलग करता होगा। और मान लिया जाए कि ये पानी, इसका वजन है 200 टन। अब 200 टन जाने के बाद ये 200 टन जितना पानी में गया, मान लिया जाए कि ये 70 टन पानी में गया हुआ है, और 70 टन जाने के बाद इसने पानी को जो है 65 टन ही विस्थापित किया है। तो ये जहाज और डूबेगा। ये जहाज तब तक डूबता रहेगा जब तक इसका जो वजन, जो ये जल विस्थापित कर रहा है, और ऊपर का वजन बराबर ना हो जाए। मान लिया जाए ये जब थोड़ा सा और नीचे आया
तो मान लिया जाए कि ये हो गया 75 टन, और इसने पानी भी जो है थोड़ा सा और 10 टन और पानी विस्थापित कर दिया। मतलब मान लिया जाए जब इसने पानी पर वजन डाला और इसने 75 टन का वजन जो है पानी के अंदर डाला हुआ है, और जल भी विस्थापित जो हुआ है वो 75 टन ही हुआ है, तो ये जो है इसने जल विस्थापित भी 75 टन किया और इसने जो वजन डाला है वो भी 75 टन का है, तो ये जो जहाज है वो आसानी से तैरने लगेगा। किसके ऊपर? जल के ऊपर। ये प्रिंसिपल दिया था किसने? आर्किमिडीज ने। तो मतलब जितना ज्यादा इस पे वजन होगा, इस पे जितना ज्यादा वजन होगा उतना जो है ये पानी को विस्थापित भी करेगा। तो अगर किसी जगह पर जल स्तर कम होगा तो आप जहाज में ज्यादा क्या लगेज या कार्गो ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो यही बहुत बड़ी समस्या आ रही है जर्मनी को कि जर्मनी की जल स्तर जो है कम होता जा रहा है राइन नदी का। कई कई जगहों पे तो वो 41 जो है सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जहाज में अगर पहले 100 टन ले जाया जाता था तो अब सिर्फ 25 टन ही ले जा पा रहे हैं। 25 टन का ही वजन इसके ऊपर से लेकर जाया जा रहा है। अब इसके कारण जर्मनी को काफी अर्थव्यवस्था में घाटा हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसके पीछे भी साइंस लग रहा है। तो आपको याद रखना है कि भाई जर्मनी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। किसके लिए? जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब जर्मनी का सामान अगर विश्व भर में नहीं बिकेगा तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तो घाटा होगा ही होगा। इसके अलावा उनके जो प्लांट्स चल रहे थे, जैसे मैंने बताया कि कोल प्लांट्स हैं, अब कोयले को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है जिससे बिजली बनाई जा सके, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कम जो है खपत हो रही है। मतलब जो है जल स्तर कम होने से एक जहाज में जितनी कैपेसिटी है उसका क्वार्टर ही ले जा पा रहे हैं, मतलब 1/4 भाग ही उससे जो है विस्थापित हो पा रहा है। तो इससे काफी नुकसान हो रहा है जर्मनी को और उसकी अर्थव्यवस्था पर जो है असर पड़ रहा है। तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो कोयले बिजली संयंत्र जो है इनको ज्यादा पैसे लेकर जो है, क्योंकि जब इनके पास रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो ये जो बिजली बनाएंगे वो भी महंगी होगी, और इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा होगा। इसके अलावा उच्च मुद्रास्फीति, अब जब ऐसी चीजें होंगी तो हाई इन्फ्लेशन होगा, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी। तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाती दिख रही है राइन नदी के जलस्तर गिरने के कारण। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, इसको कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में असर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब पहले किसी एक चीज को ले जाया जा सकता था, अब उसका 1/4 भाग ही जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहां पर डिस्टर्ब्ड है, और जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा है राइन नदी के कारण। और राइन नदी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जल स्तर कम क्यों हो गया, तो जल स्तर इसलिए कम हो गया क्योंकि यूरोप में आप सुन रहे हैं अभी हीट वेव का काफी असर हो रहा है। तो वो जो इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, आप भारत में भी देखते हैं कि गर्मियों के सीजन में कई नदियां सूख जाती हैं। तो सेम चीज जर्मनी में भी हो रही है। अभी वहां पर समर सीजन चल रहा है, वहां पे ग्रीष्म ऋतु चल रही है, जिसके कारण राइन नदी का भी जल स्तर कम हुआ है। तो इसके कारण ये सारे प्रभाव पड़े। तो अब जर्मनी कर क्या रहा है? तो जर्मनी भाई जो है इसका उपाय ये ढूंढ रहा है कि सारी चीजें जो है ट्रेन के माध्यम से या फिर ट्रकों के माध्यम से, मतलब या तो वो सड़क मार्ग का प्रयोग कर रहा है या वो रेल मार्ग का प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि भाई जो जल मार्ग होता है उसमें आप ज्यादा कार्गो ले जा सकते हैं, चीपेस्ट भी होता है, सस्ता भी होता है, और साथ साथ अगर हम बात करें एक जहाज 100 जो है कार्स को ले जा सकता है, लेकिन एक ट्रेन 100 कार को नहीं ले जा सकती, एक ट्रक 100 कार को नहीं ले जा सकता। तो यहां पर फ्यूल्स का ज्यादा जो है कंजप्शन होता है, मतलब ईंधन की खपत ज्यादा हो रही है। तो कोई भी चीज अगर ज्यादा पैसों में आना जाना होगा, ट्रांसपोर्ट पे रेट बढ़ेगा। तो आपने देखा ही होगा जब भी पेट्रोल डीजल के भारत में दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है? सब्जियां महंगी हो जाती हैं, दूध महंगा हो जाता है, आम चीजें जो है वो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कोई भी देश की अर्थव्यवस्था में वहां का परिवहन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस कारण ही जर्मनी में जो संकट आया हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है वहां की नदियों का सूखना। तो मतलब हमारी जो पर्यावरण है उसका भी जुड़ाव हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, जो हमें जर्मनी में साफ सुथरा देखने मिल रहा है। इसलिए भारत के अंदर भी कई बार जो है इस तरह के जो है आपने चीजें सुनी होंगी कि भाई हमें नदियों को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा जल
मार्ग को अभी विकसित नहीं किया गया है, लेकिन भारत के पास पोटेंशियल है कि उस चीज को और विकसित किया जा सकता है। यूरोप देश जो है इसके पूरा नमूना है कि इन्होंने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को इसके आधार पर खड़ा किया है। वहां पर बहुत ज्यादा अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण अभी वहां संकट आया है, तो ये चीज न्यूज में आई है। लेकिन भारत में ये चीज होती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जल मार्ग कम है, हमारे यहाँ सड़कों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, हमारे यहाँ रेलवे रूट भी बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में तो अब जाकर जाल बिछाया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें आप इस तरीके से भारत के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।